नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल प्रदेश में फेल हुए बीजेपी के प्लान की, यूपी में सीबीआई की कार्रवाई से फंसी मोदी सरकार की, बात करेंगे नीतीश कुमार के तेवरों से क्यों एनडीए में दिख रही है बेचैनी, यूपी में सीएम आवास के घेराव की, जानेंगे मणिपुर में सुरक्षा बलों ने क्यों रख दिए हथियार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित, स्पीकर के चैम्बर में हुई सुनवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी गुड्डू जमाली ने थामी साइकिल, अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में हुए शामिल। घरेलू क्रिकेट से दूरी बनाने पर बीसीसीआई का ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के खिलाफ सख्त एक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से किया बाहर, रोहित शर्मा विराट कोहली A+ ग्रेड में बरकरार। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 72,305 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 247 अंकों की गिरावट के साथ 21,951 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों को अपने पाले में करने के बाद बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि सुक्खू सरकार भी चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने 24 घंटे में ही बाजी पलट दी। तो कैसे बीजेपी का खेल हुआ फेल, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत की खुशी बीजेपी 24 घंटे भी नहीं मना पाई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत के बाद से ही बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में बहुमत नहीं है, लेकिन सीएम सुक्खू ने विधानसभा में बजट को पास करा के ये बता दिया कि सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। उल्टा जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी वो अब हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी जबरदस्ती केंद्रीय बलों के जरिए उन्हें रोके हुए है। विधानसभा के अंदर भी केंद्रीय बल पहुँच गए। ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश की गई, जिसे हमारे विधायकों की एकजुटता ने नाकाम कर दिया। हमारी सरकार निश्चित रूप से 5 साल पूरा करेगी। सीएम ने विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया और विक्रमादित्य ने भी साफ कर दिया कि वो इस्तीफे का दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सीएम का विशेषाधिकार होता है। वैसे पार्टी ने अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उनकी सदस्यता भी संकट में फंसती दिख रही है। कांग्रेस ने सभी 6 विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस सब के बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और DK शिव कुमार भी शिमला पहुंच गए। दोनों को पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। शिमला पहुंचकर उन्होंने नाराज विधायकों से बातचीत शुरू की। दूसरी तरफ सुबह सरकार गिराने का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस ही नहीं दे पाई। साफ है कि बीजेपी को भी एहसास हो गया था कि कांग्रेस के पास बहुमत है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 43 विधायकों वाली पार्टी को 25 विधायकों वाली पार्टी चुनौती दे तो समझ ले कि वो खरीद फरोख्त पर निर्भर है। हिमाचल में जो हुआ वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। हिमाचल में बीजेपी का प्लान फेल होने के बाद अब उसे लोकसभा चुनाव की चिंता दिख रही है। हिमाचल तो हाथ से चला गया, अब चिंता यूपी की है। यूपी में पार्टी की हालत खराब बताई जा रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है और इसलिए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान करने की तैयारियां चल रही है। सपा चीफ को सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया है। तो क्यों सीबीआई ने भेजा अखिलेश यादव को नोटिस, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी और नोटिस का खेल तेज हो गया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में सीबीआई भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने कथित अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। मामला हमीरपुर जिले में अवैध खनन से जुड़ा है, जिसमें अखिलेश यादव को बतौर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। यानी अखिलेश यादव पर कोई आरोप नहीं है, फिर भी चुनावों से पहले ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है। सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव करीब आएंगे तो इस तरह के नोटिस भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार के इशारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल सिर्फ अखिलेश को ही नोटिस नहीं भेजा गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने नोटिस भेजा है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी जब जब डरती है ईडी और सीबीआई को आगे करती है।
अब देखना होगा कि सीबीआई के इस एक्शन पर अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं। ईडी सीबीआई की सक्रियता जिस राज्य में ज्यादा होती है, माना जाता है कि वहां विपक्षी खेमा मजबूत है और सपा चीफ को मिले इस नोटिस ने यह बता दिया है कि यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी में तो बीजेपी के साथ खेला होना तय माना जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उसके साथ बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एक बार फिर खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के 1 महीने के अंदर ही फिर से ये खबरें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा की पोट्रिको में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की खबर है। इस मुलाकात में भाई वीरेंद्र ने 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में शामिल होने का नीतीश कुमार को न्योता दिया और जब मीडिया ने नीतीश कुमार से रैली में शामिल होने पर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार बिना कुछ बोले अभिवादन करते हुए सदन के अंदर चले गए, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार रैली को लेकर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन ने जन विश्वास महारैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में होने जा रही इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा इस महारैली को संबोधित करेंगे। अब इसी रैली में शामिल होने के लिए राजद विधायक की तरफ से नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ उसकी बेचैनी को यूपी में कांग्रेस और सपा ने बढ़ा दिया है। पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है और आज तो कांग्रेस के गुस्से का निशाना सीएम आवास भी बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के यूथ विंग ने पेपर लीक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर जानबूझकर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से निकले। इन्हें पुलिस और आरपीएफ के सुरक्षा बल ने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ युवाओं को न्याय देने की बात बोलते हुए नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता चोटिल हो गए। कांग्रेस यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने बोला कि भाजपा युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अधिक है। भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन नहीं दे पाई। उत्तर प्रदेश लूट, अत्याचार, हक छीनने में नंबर 1 है। यहाँ पर भाजपा ने हिंदुत्व का नशा देने के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं प्रदेश में पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मांग उठाई है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय बोले कि सिपाही, लेखपाल सहित सभी भर्ती के पेपर लीक हुए। भाजपा बोलती है कि प्रधानमंत्री से नियुक्ति पत्र दिलाएंगे और लाठी से पिटवाते हैं। गरीब बच्चों से पुलिस भर्ती के नाम पर 200 करोड़ रुपए से अधिक वसूला गया है, वो भी सिर्फ चुनाव के लिए। पेपर लीक की परीक्षा रद्द होने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उन्होंने यात्रा में नौजवानों की बात उठाई। बीजेपी की मुश्किलें हर राज्य में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यूपी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो देश भर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। 2 सप्ताह से ज्यादा समय से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान बने हुए हैं और इसी बीच किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है किसान संगठनों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 16 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए एक बार फिर अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया गया है। किसानों के रोक को देखते हुए प्रशासन ने 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। कई एरिया में इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अब पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब मांगे मनमाने तक किसान शंभू बॉर्डर पर ही पक्का डेरा जमाएंगे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। किसानों की दिल्ली कूच की वजह से प्रशासन की तरफ से 28 और 29 को अंबाला सदर थाना एरिया के साथ पंजोखरा व नग्गल में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है। शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को किसानों की अहम मीटिंग हुई। यहां डटे किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं करती, तब तक वो आंदोलन में डटे रहेंगे।
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि उनका आंदोलन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिला है। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लंबे होते इंतजार से अब कई किसानों ने यहीं पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को भी कई किसान सड़क किनारे पक्के टेंट लगाते दिखे। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करती तब तक वो यहीं डटकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होता वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। इसी वजह से वो लोहे के एंगलों से पक्के मोर्चे लगा रहे हैं। किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 8 महीने से मणिपुर में भी प्रदर्शन चल रहा है। राज्य में शांति कायम करने में बीजेपी की सरकार फेल रही है और अब तो सुरक्षा बलों को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आखिर अनुशासन में रहने वाले सुरक्षा बलों को क्यों करना पड़ा प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में पिछले 8 महीने से हिंसा जारी है और जिन्हें हिंसा में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा मिला था वो अब खुद सुरक्षित नहीं है। दरअसल मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में 27 फरवरी को 200 हथियारबंद लोगों ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी अमित सिंह के घर पर धावा बोल दिया। अमित सिंह इम्फाल पश्चिम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एसीपी हैं। एक मैतेई निगरानी समूह अरामबाई तेंगोल के संदिग्ध सदस्यों ने एसीपी के घर से उनका अपहरण कर लिया, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। एसीपी के अपहरण के विरोध में मणिपुर पुलिस कमांडो ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए, जिसके बाद एक पुलिस बयान के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। इस संयुक्त कार्रवाई में कुछ ही घंटों के अंदर अधिकारी को सुरक्षित वापस लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एसीपी अमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। रिपोर्ट के मुताबिक इम्फाल ईस्ट में एक बार फिर तनाव का माहौल है। इस बीच स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना बुलाई गई है। इलाके में असम राइफल्स की 4 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। ये मामला तब हुआ जब राज्य के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने दावा किया था कि राज्य में शांति पहल शुरू हो गई है, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि अब इस घटना के बाद सीएम के दावे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये मामला मंगलवार का है। ये घटना इम्फाल घाटी में ताजा तनाव के बीच हुई है। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से जातीय हिंसा देखी जा रही है, जिसमें मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एससी का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद 180 से ज्यादा लोग हताहत हुए थे। मणिपुर में बीजेपी सरकार की रणनीति का नुकसान उसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे पूर्वोत्तर में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान तो जल्द ही होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और अब चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर लगाम लगाने की तैयारी पहले से ही कर ली है। तो क्या है चुनाव आयोग की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयानों में तेजी आ जाती है। राजनीतिक दल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, जिससे 2 समुदायों में टकराव पैदा हो जाता है और इस बार आयोग ने इस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। नेताओं को पहले से ही नोटिस भेजे जाएंगे। ये नोटिस उन नेताओं को भेजने की तैयारी है जिनका पहले भड़काऊ भाषण देने का रिकॉर्ड रहा है। ऐसे नेताओं को उनका पुराना रिकॉर्ड याद कराते हुए चेतावनी दी जाएगी कि आपके भाषणों पर हमारी विशेष नजर रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में भड़काऊ भाषणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार हमें सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया से आने वाली है और इससे निपटने के लिए हमने तैयारी भी की है। सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें फैलाए जाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश रोकने के लिए हर जिले में एक प्रतिनिधि तैनात किया जाएगा। कोशिश है कि ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को तत्काल पहचान कर जरूरी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े तो तत्काल पोस्ट हटवाए जाएं। राजीव कुमार ने आगे भी कहा कि चुनाव में हमें मुख्य रूप से मसल पावर, मनी पावर और मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया से निपटना होगा। मसल पावर और मनी पावर पर तो हमने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, लेकिन मीडिया को लेकर हमें अभी भी कड़े कदम उठाने हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पाकिस्तान की जनता के भी लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। अब वहां पर भी अगले चुनाव ईवीएम से होंगे। बावजूद इसके ये जानते हुए कि भारत में ईवीएम के संचालन से कितना विवाद पैदा हो गया है, तो चलिए, अगर चाहे पाकिस्तान तो हमारे यहाँ के नेताओं से इस बात की जानकारी ले सकता है कि भाई ईवीएम के कितने फायदे हैं, इसकी वो कंसल्टेंसी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।